नमस्कार सभी को। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे क्लास 8th एनसीईआरटी के होंगे। इससे पहले हम लोग ने सम नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कई बच्चों ने कमेंट किया था। तो हम लोग फिर से पूरा एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आपके लिए एक नया एमसीक्यू का वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है विच, थोड़ा सा ऊपर कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाई फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन से किसको चार्ज नहीं कर सकते, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए फ्रिक्शन से चार्जिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जो एक इंसुलेटर हो। ठीक है, फ्रिक्शन से हम कभी कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो कंडक्टर को चार्ज नहीं किया सकते। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ज्यादातर केस में यही होता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर कंडक्टर। ठीक है, कोई ऐसा मेटल अगर आपको पता हो जो पुअर कंडक्टर हो वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा है जो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैन नॉट बोला गया है। तो फ्रिक्शन से किसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो प्लास्टिक स्केल तो चार्ज हो जाएगी क्योंकि पुअर कंडक्टर है, ये इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेकेंड ऑप्शन में ही देखेंगे तो ये जो कॉपर रॉड दिया है चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर की चार्जिंग कभी भी फ्रिक्शन से नहीं हो सकती है। इन्फ्लेटेड बैलून फिर से इंसुलेटर में आ जाएगा, वुलन क्लॉथ भी क्या आ जाएगा, इंसुलेटर में ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ। देखिए एक आपके पास ग्लास रॉड था और दूसरा क्या है, सिल्क का है। तो पहला क्या है, ग्लास का रॉड है और दूसरा सिल्क का क्लॉथ है। अब क्या किया गया, सिल्क के क्लॉथ को ग्लास के रॉड पे रब किया गया, मतलब रगड़ा गया। तो क्या होता है, कन्वेंशन याद रखिएगा, कन्वेंशन लिया गया है कि जब ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ग्लास रॉड हो और दूसरा सिल्क का क्लॉथ हो, तो क्या होता है कि ग्लास रॉड जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, और जो जब ग्लास पे पॉजिटिव जाएगा तो सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज चलाएगा, निगेटिव चलाएगा। तो वही चीज पूछी गई थी, द रॉड एक्वायर्स, तो रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, ये चीज पूछी गई थी। तो रॉड हो जाएगा कैसा, ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लॉथ होगी, सिल्क क्लॉथ होगी, वो कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसका कोई रीजन नहीं है। अब आप अगर ये सोचे कि ग्लास रॉड पे निगेटिव जाना चाहिए, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशन हम लोग ने मानी है तो उसी को ही हम लोग मान के चलेंगे, इसलिए ग्लास रॉड पे आप कैसा चार्ज लिखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज लिखेंगे। और सिल्क रॉड कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट ही होंगे, ये जरूरी है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में कहा गया डैश इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। अब देखिए जब क्लाउड में बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग गए, एक ही जगह पे बनने लग गए, तो उससे एक नया फिनोमेना हुआ। उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, तो देखिए लैंडस्लाइड्स नहीं हो सकती उससे, अर्थक्वेक की उससे नहीं हो सकता, उससे क्या होगा, लाइटनिंग होगी। ठीक है, आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो वही सब चीजें यहाँ होती हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। और चार्जेस कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, क्लाउड्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया द अर्थ प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थ प्लेट जो है, अब अर्थ में अगर आप देखेंगे तो कई सारी छोटी और बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, जो छोटी प्लेट्स होती हैं उनको माइनर प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं उनको मेजर प्लेट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया जो है वो यूरेशियन प्लेट पे है। ठीक है, इंडियन प्लेट भी है, अफ्रीकन प्लेट भी है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, बहुत सारी प्लेट्स है। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, मेजर प्लेट कहते हैं। और कुछ प्लेट छोटी छोटी होती हैं, जैसे कोको प्लेट है, नाजका प्लेट है, ये सब माइनर प्लेट्स हैं। अर्थक्वेक जब आप डीप में पढ़ेंगे तब ये चीज बताई जाती है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना नहीं पढ़ना। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ की प्लेट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, अर्थ की प्लेट में मूवमेंट होता है और उसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। अब मूवमेंट होने की वजह से नहीं, जब जब प्लेट्स होती हैं टकराती हैं या घिस के निकल जाती हैं, तो क्या होता है कि कंपन क्रिएट होता है, ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, और उसी ट्रेमर्स को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अर्थ प्लेट है ये होती क्या है, तो ये क्रस्ट होता है। क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं अर्थ के। जैसे आपको पता होगा अर्थ जो है, अर्थ के अगर इंटीरियर में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बाहर का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट जो है सबसे बाहर की जो लेयर है लिथोस्फेयर की, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद क्रस्ट के नीचे जब आप जाएंगे तो क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है, और मेंटल के भी नीचे आते हैं तो आपको कोर मिलता है। इसके बाद आप चाहें तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इसको, अगर ऐसे कट कर दिया जाए तो ये आउटर क्रस्ट हो जाएगा,
और ये इनर क्रस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मेंटल देखेंगे तो आउटर मेंटल हो जाएगा, इनर मेंटल हो जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए तो आउटर कोर हो जाएगा और इनर कोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लेयर्स होती हैं किसकी, अर्थ की, ठीक है। लेकिन फिलहाल अर्थ की प्लेट क्या है, तो वो क्रस्ट ऑफ दी अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो आपको बताया अभी हमने आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आउटर मोस्ट होती है क्रस्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर दे दिया गया, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पूछा था कि इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है, इनर मोस्ट अगर दे देते। अब इनर मोस्ट में बच्चा क्यों परेशान हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आउटर कोर और इनर कोर नहीं दिया है क्लास 8 में, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्पलर में पूछा गया है। तो याद रखना है कि सबसे अंदर जो होगा वो कौन सा होगा, इनर कोर होगा। तो इनर मोस्ट अगर देखा जाए तो इनर कोर होगा, याद रखिएगा। आउटर कोर ना लगा दिया वरना गलत हो जाएगा। केवल कोर दिया हो तो ठीक है, लेकिन अगर इनर कोर आउटर कोर दोनों दिया है और आपसे इनर मोस्ट पूछा गया है तो आप क्या लगाएंगे आंसर, तो आप इनर कोर ही लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट में आपको भी दिया जाती दो चीजें, आउटर मोस्ट में मान लीजिए ऑप्शन में दो चीजें होती, क्या क्या होता, आउटर क्रस्ट होता, ठीक है, आउटर क्रस्ट दिया होता और इनर क्रस्ट दिया होता, ठीक है। तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट अगर दोनों दिया होता तब आप क्या लगाते, तो देखिए आउटर मोस्ट पूछा गया है तो आउटर कोर आप यहाँ पर, आउटर क्रस्ट यहाँ पर लगा देते, क्योंकि हमने आपको बताया था सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर आप देखेंगे तो आउटर क्रस्ट होता है, उसके अंदर होता है इनर क्रस्ट, ठीक है, उसके नीचे होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज अ कन्वेंशन। देखिए अभी हमने आपको बताया भी था जब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे कि एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि वो पहले से मान लिया गया और आज भी उसको मानते हैं। क्या कन्वेंशन है, टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। तो देखिए ग्लास रॉड पे जब चार्ज जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे एक चार्ज एक्वायर होगा। तरीका याद करने का, जीपी याद रख लीजिए, ठीक है, जीपी, जैसे मोटो जीपी रेस होती है तो जीपी याद रख लीजिए कि जो ग्लास रॉड है उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी आंसर। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसे हम पूछे थे सिल्क पे कौन सा चार्ज होगा, सिल्क क्लॉथ पे आता है निगेटिव चार्ज। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी चीज पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जब आप रबिंग करते हो तो रबिंग के टाइम पर जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता, तो नो मूवमेंट, ठीक है। ये चार्ज मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पे रेस्ट पे हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहता है, स्टैटिक कहता है। बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप से मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है, तो एक नई क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट हो जाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या करंट कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में शायद वही चीज पूछी गई, हाँ वही चीज पूछी गई है। व्हेन चार्जेस मूव, अब देखिए जब चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, चाहे कैसा भी चार्ज होगा, जब वो मूव करेगा, ठीक है, जब वो मोशन में आएगा तो क्या होगा, एक नई क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी और उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। वोल्टेज और हीट ना लगा दिएगा वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस। अब देखिए कोई भी स्ट्रिप है और उसमें जैसे आप लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखा होगा, तो जो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए इस वाली स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव डेवलप हो गया और इस वाली स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव डेवलप हो गया, तो दोनों पे सेम चार्जेस डेवलप आते हैं, तो क्या होता है, जो लीफ होती हैं दोनों एक दूसरे से दूर भागती हैं, इसको कहते हैं रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो जब भी सेम चार्जेस डेवलप होंगे तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन होती जिसमें आपके पास दो लीफ होती, एक पॉजिटिव लीफ होती और इस तरीके से निगेटिव लीफ होती, तब क्या होता, तब क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं तो ये रिपेल नहीं करेंगे, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा गया डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, भी हमने उसका नाम भी लिया था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या,
इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो लीफ यूज करते हैं जब गोल्ड की होगी तो उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह देंगे। अब क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो उसको घर पे तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, पता चला गोल्ड लीफ आप अगर प्रिपेयर करने लग गए तो मार अलग खाएंगे और चीजें अलग गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है, तो बच्चों के लिए ये सब चीजें नहीं होती हैं। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो मेनली जो बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं जहां पर डिटेक्ट करना होता है चार्ज है कि नहीं। हालांकि अब तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिससे चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले क्या था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही सबसे सही इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 11th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब देखिए कोई भी बॉडी, अगर मान लीजिए ये बॉडी है कोई, ठीक है, और इस पे चार्ज है, ठीक है, मान के चलते हैं इस पे पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल भरा पड़ा है। अब क्या कहा गया, अब कहा जा रहा है कि इस पॉजिटिवली चार्ज को दूसरी बॉडी तक लेके जाना है। इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। तब पूछा गया है किस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट दे दिए जाए और पूछा जाए, क्या ऑब्जेक्ट दिया जाए कि ये चार्ज इधर से निकल के उधर चलाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होना चाहिए, एक कंडक्टर होना चाहिए, तभी तो चार्ज निकल के दूसरे में जाएगा। अगर इंसुलेटर होगा तो जब चार्ज जाएगा ही नहीं पाएगा तो उसमें ट्रांसफर कहाँ होगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बनने लग जाएगा, और जितना पॉजिटिव पहले वाले से दूसरे वाले में आएगा उतना ही निगेटिव यहाँ डेवलप होने लग जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए इसमें, तो थ्रू अ कंडक्टर विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। अब देखिए जो हम ट्रांसफर कर रहे थे चार्ज को, उसी तरीके से कहा गया है फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू दी अर्थ। जब हम लोग अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं चार्ज को तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अर्थिंग, ठीक है। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, आपने मस्जिद भी देखे होंगे, तो क्या होता है वहां पर आप देखेंगे तो एक इस तरीके का एक चांद टाइप का ऊपर बिल्कुल बना होता है। या अगर बहुत बड़ा कोई मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का चर्च है तो उसमें प्लस का साइन बना होता है, ठीक है, त्रिशूल बना होता है। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए लाइटनिंग होती है तो सारा का सारा जो चार्ज है वो इस कोने पे आके गिरे, ठीक है, जो कोने हैं इस पे आके गिरेगा। और ये केवल ऊपर ही नहीं लगा होता, इसका अगर मतलब अगर साइंटिफिक देखा जाए तो इसका पूरा कनेक्शन कहाँ होता है, ग्राउंड तक होता है, कि जो भी चार्ज गिरेगा वो सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। और इस जो पूरा टेम्पल था, जो पूरा मस्जिद था, जो पूरी चर्च थी, उस पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ताजमहल में भी ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। ताजमहल जो है सबसे ऊपर अगर आप ताजमहल का देखेंगे तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर वहां पर लगाया गया है जिससे लाइटनिंग ताजमहल पे ना गिरे, ठीक है। तो ये लगाई जाती है कि जो लाइटनिंग गिर रही है वो अर्थ में चली जाए और जो हमारी बिल्डिंग है वो सेफ बनी रहे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया डैश इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। अच्छा एक चीज आपको और बता देते हैं कि ये जो हम लोग का पीडीएफ रहता है इसको आप कभी भी ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में, ठीक है। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे एक नंबर दिया गया है जो आप चैनल पे देख सकते हैं, उस पे जाके व्हाट्सएप करना होगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेनली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सारे पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करा देते हैं बहुत ही लोवेस्ट कॉस्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 13 में कहा गया डैश इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एन लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई वायर है और उसमें से क्या हो रहा था, लीकेज हो रहा होता है। आपने देखा होगा जो पहले सीपीयू हुआ करते थे, अब सीपीयू मान लीजिए ऐसा है, अब होता क्या है अंदर क्योंकि बहुत दिनों तक जब आप वायर को यूज करते हैं तो उसका जो इंसुलेशन है कट जाता है, और जो वायर होते थे वो इसके बॉडी में टच हो जाते थे, ठीक है। मेटालिक बॉडी होती थी पहले, अब तो फाइबर के आने लगे, लेकिन पहले मेटालिक बॉडी होती थी। तो क्या होता था जब आप इस कोने को टच करते थे तो आपको एक छोटा सा शॉक लगता था, ठीक है, झटका थोड़ा सा लगता था। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग करी जाती है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो अर्थिंग मतलब अभी हमने आपको बताया वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ। अब आपको बताया था लाइटनिंग कंडक्टर को क्यों लगाते हैं, जिससे लाइटनिंग को रोका जा सके, लाइटनिंग का इफेक्ट बिल्डिंग पे ना पड़े, ठीक है, जमीन पे ना पड़े। तो उसके लिए क्या आता है, तो क्या होता है जितनी भी चार्जेस, जितने भी एक्सेसिव चार्जेस आ रहे हैं वो सीधे सीधे अर्थ के अंदर चले आते हैं। और अगर पूछा जाए अर्थ कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को अर्थ स्टोर कर सकता है, इतनी पावर होती है अर्थ के पास में, ठीक है। वही देखिए यहाँ पर बताया गया मेटलिक रॉड होता है वो पूरा पूरा अंदर तक इंसर्ट होता है, जो अभी हमने आपको बताया वही पूरा कहानी यहाँ पर दी गई है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मेटलिक रॉड कॉपर का होता है, ये भी याद रखिएगा। 15 में कहा गया डैश इज अ सडन शेकिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अब देखिए सडन शेकिंग मतलब थरथराना, थोड़ा सा हिलना, थरथराना, ठीक है। ट्रेमर जो होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो नाम से पता चल रहा है उसको अर्थक्वेक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लड नहीं हो सकता, साइक्लोन, तो अर्थक्वेक इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए भारत में भी एक सुनामी आई थी। अब भारत में जो सुनामी आई थी वो इंडियन ओशन में आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर। अब आपको ईयर बताना है किस ईयर में आई, तो ये आई थी 2004 में, ठीक है। और इसी के बाद 2005 में याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, और इसके तहत एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 2005 में आया, और फिर क्या बनी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। तो पहले जो डिजास्टर एनडीआरएफ आप देखते होंगे, आपने अक्सर नाम सुना होगा, जब भी कहीं बाढ़ आ जाती है या कोई लैंडस्लाइड हो जाती है तो एनडीआरएफ वाले पहुंच जाते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वाले पहुंच जाते हैं। अब 2004 से पहले ये सब था ही नहीं, 2005 से पहले ये सब नहीं था, ये बाद में आया है। कब आया? क्योंकि भारतीयों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब हम लोग के ऊपर कोई विपदा आती है तब हम उसके बारे में सोचते हैं, पहले से नहीं सोच के चलते हैं कि उसके हमारे ऊपर विपदा आ सकती है, लेकिन जब आ जाएगी तब हम आगे ना आ पाए तो उसके लिए मेजर्स लेते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट वन पीस। अब देखिए आउटर मोस्ट लेयर, फिर से वही बात आ गई। आउटर मोस्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या है? आपका क्रस्ट है। अब ये जो क्रस्ट है ये एक पीस में नहीं है, पूरा पूरा ऐसा सीधा नहीं है कि पूरा एक पीस में हो, ठीक है। ये भी क्या है? बीच बीच से ऐसे करके टूटा हुआ है, कटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कटा हुआ है इसको फ्रेगमेंट कहते हैं। तो फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूटा हुआ है, और हर एक फ्रेगमेंट को क्या बुलाता है? प्लेट बुलाता है। तो यही क्या है? प्लेट है। अब दीज प्लेट्स आर, अब ये जो प्लेट्स हैं ये हमेशा क्या करती रहती है? मोशन में रहती हैं। कुछ मोशन में ऐसे होंगी कि आपस में टकरा रही होंगी, कुछ दूर जा रही होंगी, कुछ ऐसे साइड में रगड़ रही होंगी, ठीक है। तो मोशन भी तीन तरीके के होते हैं। पहला मतलब एक दूसरे की तरफ आने वाला जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं, दूर जाने वाला डाइवर्जेंस कहते हैं, और जब ऐसे रगड़ता है, यूं करके जब रगड़ता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअल मोशन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमेशा मूवमेंट में रहती है, कभी रुकती नहीं है। 18th पे आते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, देखिए अभी मैंने आपको बताया अर्थक्वेक कैसे होते हैं? मूवमेंट ऑफ प्लेट से होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू अगर। अब जो बाउंड्रीज होती हैं, प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है वही तो आके टकरा रही हैं। अब क्योंकि बाउंड्रीज टकरा रही हैं तो यहाँ पर मतलब वीक जोन बन रहा है। जो बाउंड्रीज है वहां पर क्या बन रहा है? वीक जोन बन रहा है, ठीक है। मतलब वहां पर यह है कि अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो याद रखिएगा जो प्लेट बाउंड्रीज रहती हैं वहां पर अर्थक्वेक के आने की ज्यादा संभावना रहती है, और इसी वीक जोन्स को क्या कहता है? सीज्मिक जोन या फॉल्ट जोन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन में कहा गया द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए जब मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, अर्थक्वेक में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एक और होता है जिसको कहते हैं इंटेंसिटी। जब मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करी जाती है वो रिक्टर स्केल होती है, ठीक है। RICHTER रिक्टर स्केल होती है। और जब इंटेंसिटी निकालनी होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी एनर्जी या कितना डिस्ट्रक्शन हुआ अपॉन एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको कहते हैं इंटेंसिटी, और ये निकलती है मेर्कैली स्केल से, ठीक है। तो मेर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल में आपको अंतर पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो रिक्टर स्केल, ठीक है। जो अर्थक्वेक आया तो उस समय जब अर्थक्वेक चल रहा है तो जो डिस्ट्रक्शन मतलब तो जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का उसके लिए कहते हैं हम लोग रिक्टर स्केल। तो जैसे कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो तुरंत जो रीडिंग आती है वो रिक्टर स्केल की रीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन देख लिया गया कि इतने घर टूटे, इतना ये टूटा, इतना वो टूटा, तो उसको जब एरिया से डिवाइड किया गया कितने एरिया में वो चीज हुई है, तो उससे जो रीडिंग निकलती है उसको कहते हैं मर्कैली स्केल की रीडिंग है, तो उससे इंटेंसिटी निकलती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया था तो मैग्नीट्यूड के लिए जो स्केल है वो रिक्टर स्केल है, मर्कैली नहीं है। मर्कैली अगर मान लीजिए इंटेंसिटी पूछी आती तो आप आंसर मर्कैली लगाते, गलत ना करिएगा। अगले में देखिए क्या कहा गया, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन डैश ऑन रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल पे कौन सा मैग्नीट्यूड है जिससे ज्यादा का अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहेंगे, तो 7 है। मतलब 7 से ऊपर का अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होएगा।
लेकिन अगर 7 से कम का आ रहा है तो वो कम डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर मान लीजिए 4 या 3 के आसपास आ रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो ऐसे ही हवा में चला जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत हानि नहीं होने वाली है। ठीक है, 21st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स मतलब जो अर्थ, जो ये कह रहे हैं कि जो क्रस्ट है, प्लेट जो है वो जब टकरा रही हैं तो ट्रेमर्स क्रिएट हो रहे हैं। अब उन ट्रेमर्स को क्या कहा गया, सीज्मिक वेव्स कहा गया। अब इन सीज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको क्या कहते हैं, सीज्मोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पर रिक्टर स्केल ना लगा दीजिएगा, रिक्टर स्केल वेव्स को रिकॉर्ड नहीं करती है, वो तो आपको बताती है कितनी मैग्नीट्यूड का आपका ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आया, लेकिन जो सीज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर रही है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा गया है, सीज्मोग्राफ कहा गया है। 22nd क्वेश्चन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइनें क्वेश्चन में पूछी जाती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा आता है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6। अब अगर मान लीजिए एक जगह मैग्नीट्यूड 6 का रिक्टर स्केल होगी, रिक्टर स्केल 6 का अर्थक्वेक आया, और दूसरी जगह रिक्टर स्केल 4 का अर्थक्वेक आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था ये 1000 गुना ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, किससे, 4 वाले से। तो याद रखिएगा 2 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स नहीं, कितना टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो 6 और 4 में डिफरेंस कितने का था, 2 का। तो 2 रिक्टर स्केल का डिफरेंस, इसका मतलब 1000 गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड का वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 विल बी द करेक्ट आंसर, 100 नहीं होगा। याद रखिए बच्चे 100 लगा चले आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर 6 है यहाँ 4 है, तो 6 - 4 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 कर दो और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और वहीं 0 हो जाते हैं, नंबर 0 मिलेंगे, 1000 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पर बताई भी गई है कि अगर 2 का मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 1000 टाइम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड। अब देखिए क्या निकालने के लिए, क्या चीज मेजर करने के लिए या क्या चीज डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया था कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फॉर दिस पर्पस द टू बॉडीज मस्ट बी ज्वाइंड बाय। वही सेम क्वेश्चन देखिए हो गया, ये एक बॉडी थी चार्ज और ये बॉडी है अनचार्ज, दोनों बॉडीज में से क्या करना है, इसके करंट को मतलब इसके चार्जेस को दूसरे बॉडी तक लेके जाना है। तो ये जो हमारे पास ज्वाइन करने के लिए जो चीज होनी चाहिए, वायर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए ना। अब कंडक्टिंग क्या हो जाएगा, कॉपर वायर कंडक्टिंग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कॉजेज। अब देखिए अर्थ प्लेट जो है, अभी हमने आपको बताया था अर्थ की प्लेट मूव कर रही है, अब मूव करेगी तो टकराएगी, टकराएगी तो क्या कॉज होगा, अर्थक्वेक ही तो कॉज होगा, लाइटनिंग थोड़ी ना होगी, साइक्लोन भी नहीं आएगा, साइक्लोन तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है, थंडरस्टॉर्म भी नहीं क्रिएट होंगे। ठीक है, 26 पे आते हैं, द टू चार्ज ऑब्जेक्ट आर बॉट क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, अब दो चार्ज कैसे हो सकते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और तीसरा केस क्या हो सकता है, निगेटिव निगेटिव हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव है और निगेटिव निगेटिव है, दोनों में क्या है, दोनों चार्जेस को क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस बोलते हैं, लाइक चार्जेस। और लाइक चार्ज मतलब एक ही तरीके के चार्ज है, ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है, तो ऐसे चार्ज को क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस बोलेंगे। और अगर चार्जेस अनलाइक है, अनलाइक मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये क्या होते हैं, आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं, पास आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखा ही बताया नहीं गया कि चार्जेस कैसे थे, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा, दे में अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ चार्जेस दे कैरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी। अब देखिए सुनामी किससे नहीं होता, मतलब किससे नहीं होता वो नहीं पूछा गया, मेनली पूछा गया विच आर, हाँ वही पूछा गया, नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी, मतलब इसमें से कौन सी ऐसा कंडीशन होगी जिसकी वजह से सुनामी नहीं आ सकता। अब सुनामी याद रखिएगा हमेशा समुद्र के अंदर आएगा, कभी नदी में सुनामी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्र में पानी बहुत ज्यादा होता है और समुद्र के ही बीच में अगर आप देखेंगे प्लेट्स प्लेट्स होती है, नदी में कोई प्लेट नहीं होती है। ठीक है, आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि नदी में भी कंपन होगा और वहां से सुनामी जनरेट होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया सी के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ट्रेमर्स क्रिएट होंगे, सुनामी आ सकती है। अर्थक्वेक मान लीजिए अगर आया, ठीक है,
तो उससे भी अगर मान लिया उसका एपी सेंटर जो है वो आपका किसी समुद्र के बीचों बीच में है तो वहां से भी सुनामी जनरेट हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन से भी सुनामी जनरेट हो सकता है, लेकिन लाइटनिंग से कभी सुनामी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हटा देते, नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये आपने इस पे भी टिक लगा दिया था तो क्या ये भी आंसर है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए ये बहुत सीधी सी लाइन दी गई है एनसीईआरटी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज, ठीक है, 600 बीसी में एंशियंट ग्रीक्स को क्या पता था कि एम्बर, अब देखिए एम्बर क्या है, एक तरीके का रेजिन होता है, जब उसको फर के साथ हम लोग रब करते हैं तो होता क्या है, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो क्या करता है, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पे क्या डेवलप हुआ होगा, चार्ज डेवलप हो रहा होगा। और आप लोग ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, एक ये कह सकते हैं एक्टिविटी भी करी होगी, स्केल लिया होगा, स्केल को अपने बालों पे रब किया होगा, फिर उसी स्केल से क्या किया होगा आपने, अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाने की कोशिश करी होगी तो अपने आप से देखेंगे वो उसमें चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्केल पे क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो गया, और जो कागज रखे थे उस पे अपोजिट चार्ज थे तो दोनों क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए और वो चिपक गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया। तो जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट। अब देखिए अर्थ प्लेट की जो बाउंड्रीज आती है, जो भी बताया था वीक जोन्स होते हैं, तो उसको दो नाम से जाना जाता है, या तो सीस्मिक जोन उसको कहेंगे और या उसको फॉल्ट जोन कहेंगे। और यही बाउंड्रीज बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं। ठीक है, ये बाउंड्रीज बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं, और किसके लिए प्रोन होती हैं, अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होती है। अब कुछ सोच रहे होंगे सर प्रोन का मतलब क्या है, प्रोन का मतलब ये बेटा कि यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो मतलब यही सीस्मिक जोन्स होते हैं, फॉल्ट जोन्स होते हैं, जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसी को प्रोन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। मेंटल गलत है, इनर कोर भी गलत है। 30th क्वेश्चन को देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, 31 क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए थे। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन। अब देखिए ज्यादातर अर्थक्वेक अगर आप देखेंगे तो कहाँ आते हैं भारत में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आएंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए जहाँ ज्यादा पहाड़ होंगे, ठीक है, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। और खासकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालयाज है, क्योंकि हिमालयाज का फॉर्मेशन ही कैसे हुआ है, एक तरीके से प्लेट के मतलब ये कह सकते हैं जब प्लेट्स थी और प्लेट जब कन्वर्ज हो रही थी तो उसी से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब कन्वर्ज हो रही थी तो इसका मतलब लड़ रही होंगी, लड़ने के बाद क्या होगा, अर्थक्वेक क्रिएट हो। तो आज भी इसीलिए हिमालय जैसे नेपाल है, ठीक है, आसपास के जो एरियाज है वहां पर अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है। राजस्थान में भी आप देखेंगे तो अर्थक्वेक आता रहता है, इसके बाद मतलब कम ही आता है लेकिन रहता है। रन ऑफ कच्छ में भी अर्थक्वेक की संभावना, लेकिन उड़ीसा में अर्थक्वेक की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 31st क्वेश्चन पे आते हैं हम, आज का आखिरी सवाल रहेगा। इसमें कहा गया कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, अब इस टर्म्स में आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, मतलब अर्थक्वेक कैन कॉज, अब अर्थक्वेक क्या क्या कॉज कर सकता है। अब देखिए अर्थक्वेक से सुनामी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है, फ्लड भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, सुनामी आएगी तो फ्लड आएगा ही आएगा, और लैंडस्लाइड भी हो सकती है, क्योंकि देखिए कांपेगा जब अर्थ, मतलब अर्थ में जब कंपन होगी तो जितने बड़े बड़े ईंटे पत्थर होंगे ये कह सकते हैं माउंटेन्स पे, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। लाइटनिंग नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अर्थक्वेक से सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड आ सकती है और फ्लड आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें बच जाती है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से लाइटनिंग हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो स्कूल में पूछा आता है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से बहुत आसान चीज है, कोई बहुत कठिन नहीं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, जिसका हम लोग ने प्लेलिस्ट में पूरे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 8th एमसीक्यू साइंस की, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।